कहते हैं ना, भाग्य का लिखा कभी नहीं टलता। यह एक पंडित और यमदूत की कहानी है। बहुत अच्छी कहानी है दोस्तों, आप इसे ध्यान से ज़रूर सुनिएगा, आपको ज़रूर पसंद आएगी। और आगे बढ़ने से पहले एक बार दिल से सभी बोलिए जय सनातन धर्म की। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी कहानी। एक समय की बात है दोस्तों, एक गांव में एक पंडित रहता था। वह बहुत ही ज्ञानी था। एक दिन वह अपने बचपन के मित्र से मिलने के लिए एक गांव जा रहा था। वह मित्र बचपन से ही गूंगा और पैर से अपाहिज था। मित्र का गांव काफ़ी दूर था। रास्ते में कई सारे छोटे छोटे गांव पड़ते थे। पंडित अपनी धुन में चला ही जा रहा था कि रास्ते में उसे एक और आदमी मिल गया। वो भी पंडित के साथ साथ चलने लगा। पंडित ने सोचा, चलो अच्छा ही हुआ, साथ साथ चलने से सफ़र जल्दी कट जाएगा। चलते चलते पंडित ने उस आदमी से उसका नाम पूछा तो उस आदमी ने अपना नाम महाकाल बताया। पंडित को ये नाम थोड़ा अजीब तो लगा, पर पंडित ने नाम के विषय में कुछ और पूछना उचित नहीं समझा। दोनों धीरे धीरे चल रहे थे साथ में। तभी रास्ते में एक गांव आया। तब महाकाल ने पंडित से कहा, तुम आगे चलो, मुझे इस गांव में एक संदेश देना है, मैं तुमसे आगे मिलता हूँ। पंडित जी ने कहा ठीक है, और आगे की ओर चल दिया। तभी ही गांव में खबर फैली कि एक व्यक्ति को भैंसे ने मार दिया है। और जैसे ही भैंसे ने उस व्यक्ति को मारा, ठीक थोड़ी ही देर में महाकाल आ गया। फिर चलते चलते दोनों एक दूसरे गांव पहुंचते हैं, जहां पर एक छोटा सा मंदिर था। वहां पर ठहरने की भी व्यवस्था थी। पंडित मित्र का भी गांव वहां से दूर था और रात्रि भी होने वाली थी। तो पंडित जी ने कहा, रात्रि होने वाली है, पूरा दिन चलते चलते थकान भी हो गई है, भूख भी लगी है, तो थोड़ी देर भोजन करके यहीं आराम कर लेते हैं। सुबह आराम से आगे के सफ़र के लिए निकलेंगे। महाकाल ने कहा ठीक है, मुझे इस गांव में कुछ काम है, तुम खाना खाकर आराम करो, मैं बाद में आकर खा लूँगा। इतना कहकर वो चला गया। लेकिन उसके जाते ही कुछ देर में उस गांव से धुआं उठता दिखाई दिया और देखते ही देखते पूरे गांव में आग लग गई। पंडित ने आश्चर्य से सोचा कि ये महाकाल जहाँ भी जाता है वहाँ किसी न किसी तरह की हानि जरूर होती है, कुछ तो गड़बड़ है। लेकिन पंडित ने रात्र में महाकाल से कुछ पूछना जरूरी नहीं समझा। दोनों फिर अपने गंतव्य की ओर सुबह चल दिए। कुछ ही दूर में फिर एक गांव आया। तो महाकाल ने पंडित से कहा, आप आगे चलिए, मैं कुछ दूर में आपसे मिलता हूँ। मुझे इस गांव में कुछ ज़रूरी काम है, मैं काम खत्म करके आपसे मिल लूँगा। ये कहकर महाकाल जाने लगा। लेकिन इस बार पंडित जी आगे नहीं बढ़ पाए, बल्कि वो वहीं खड़े होकर महाकाल को देखते रहे कि अब वो कहाँ जाता है और क्या करता है। तभी की लोगों की आवाज़ सुनाई पड़ी कि एक व्यक्ति को सांप ने खा लिया है और वो मर गया है। ठीक उसी समय फिर वो महाकाल पंडित जी के पास आकर पहुंच गया। लेकिन इस बार पंडित जी से सहन नहीं हुआ। उन्होंने पूछा कि तुम जिस गांव में भी जाते हो उस गांव में कुछ न कुछ नुकसान ज़रूर हो जाता है, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि ऐसा क्यों होता है? तो महाकाल ने जवाब दिया, पंडित जी, तुम तो मुझे बड़े ज्ञानी लगते हो, इसीलिए मैं अपने आपके साथ चलने लगा था। कहते हैं ज्ञानियों का साथ बहुत अच्छा होता है, परंतु आप अभी तक नहीं समझे कि मैं कौन हूँ। पंडित ने कहा, समझ तो गया हूँ, लेकिन मुझे कुछ शंका है। अगर आप ही अपना उपयुक्त परिचय दे दें तो मुझे आसानी होगी। तो महाकाल ने जवाब दिया, मैं यमदूत हूँ और यमराज की आज्ञा से उन लोगों के प्राण हरने आया हूँ जिनकी आयु पूर्ण हो चुकी है। हालांकि पंडित को पहले से ही इस बात की शंका थी। पंडित जी को शंका तो थी ही, फिर भी महाकाल के मुंह से यह सुनकर पंडित घबरा गया। लेकिन फिर हिम्मत करके पूछा, अगर यह सत्य है और तुम सचमुच यमदूत हो तो बताओ अगली मृत्यु किसकी होगी? तो यमदूत ने जवाब दिया, अगली मृत्यु तुम्हारे मित्र की होगी जिससे तुम मिलने जा रहे हो, और उसकी मृत्यु का कारण भी तुम ही बनोगे। यह बात सुनकर पंडित चौंक गया
और सोच में पड़ गया कि वास्तव में यदि ये महाकाल यमदूत हुआ तो उसके कारण मेरे बचपन के सबसे घनिष्ठ मित्र की मौत हो जाएगी। इसलिए अच्छा यही होगा कि मैं अपने मित्र से मिलने ही ना जाऊं। कम से कम मैं तो उसकी मृत्यु का कारण नहीं बनूंगा। महाकाल ने कहा, तुम जो सोच रहे हो वह सब मुझे पता है, मगर तुम्हारे अपने मित्र से मिलने न जाने से नीति नहीं बदल जाएगी। तुम्हारे मित्र की मृत्यु निश्चित है। महाकाल की ऐसे बातें सुनकर पंडित को झटका सा लगा, क्योंकि महाकाल ने उसके मन की बात जान ली थी, जो एक साधारण व्यक्ति के लिए संभव नहीं था। अब पंडित जी को विश्वास हो गया कि ये महाकाल सचमुच में ही यमदूत है और इसलिए वह अपने मित्र की मृत्यु का कारण ना बने, इसीलिए वह वहाँ से वापस जाने लग गया। जैसे ही वह पीछे की ओर मुड़ा और अपने गांव की ओर जाने को चल दिया। जब जाने लगा, परंतु जैसे ही पंडित मुड़ा, उसका मित्र तेजी से उसकी ओर आता हुआ दिखाई दिया, जो पंडित जी को देखकर अत्यंत प्रसन्न दिख रहा था। अब अपने मित्र के आने की गति को देखकर पंडित को ऐसा लगा कि जैसे उसका मित्र काफ़ी समय से उसका पीछा कर रहा है, या यूँ कहें कि उसके पीछे पीछे ही आ रहा है। लेकिन वह बचपन से ही गूंगा और पैर से अपाहिज था, इसीलिए ना तो पंडित तक पहुंच पा रहा था और ना ही पंडित को आवाज़ देकर रोक पा रहा था। लेकिन जैसे ही वह पंडित के पास पहुंचा, अचानक उसकी मृत्यु हो गई। पंडित को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। पंडित हक्का बक्का होकर महाकाल की ओर देखने लगा, जैसे कि वह पूछना चाह रहा हो कि आखिर क्या हुआ। महाकाल ने पंडित की मन की बात को समझ लिया और बोला, तुम्हारा मित्र पिछले गांव से तुम्हारे पीछे पीछे ही आ रहा था, लेकिन वह अपाहिज और गूंगा होने की वजह से ना तुम्हें आवाज़ लगा पा रहा था और ना तुम तक पहुंच पा रहा था और ना ही तुम्हें जाने से रोक पा रहा था। उसने अपनी संपूर्ण ताकत लगाकर तुम तक पहुंचने की कोशिश की, लेकिन बुढ़ापे में बचपन जैसी ताकत कहाँ होती है। इसीलिए हृदयघात के कारण तुम्हारे मित्र की मृत्यु हो गई, क्योंकि तुमसे मिलने के लिए वह अपनी सीमाओं को जानते हुए भी तुमसे मिलने के लिए पीछे पीछे बहुत तेज से भाग रहा था, और इसीलिए अपने मित्र की मृत्यु का कारण भी तुम ही बने हो। अब पंडित को विश्वास हो चुका था कि ये सचमुच में महाकाल एक यमदूत ही है और उसका कार्य जीवों के प्राण हरना है। पंडित एक ज्ञानी व्यक्ति तो था, इसलिए यह भी जानता था कि मृत्यु पर किसी का बस नहीं चलता। सभी जीवों को एक न एक दिन तो मरना ही है। यही सोचकर उसने अपने आप को संभाल लिया। लेकिन अचानक पंडित के मन में अपने मृत्यु के बारे में जानने की इच्छा हुई। इसलिए उसने महाकाल से कहा, जब मृत्यु मेरे मित्र की होनी थी तो तुम शुरू से ही मेरे साथ क्यों चल रहे थे? तो महाकाल ने जवाब दिया, मैं तो सभी के साथ चलता हूँ, हर क्षण चलता रहता हूँ, किंतु लोग मुझे पहचान नहीं पाते, क्योंकि लोगों के पास अपनी समस्याएं, अपनी चिंताएं इतनी ज़्यादा होती हैं कि उनके अलावा किसी और व्यक्ति, वस्तु या घटना के संदर्भ में सोचने व समझने का समय ही नहीं होता किसी के पास। तभी पंडित ने पूछा, तुम मुझे बता सकते हो कि मेरी मृत्यु कब और कैसे होगी? तो महाकाल बोला, वैसे तो यह बात एक साधारण जीव को बताना ठीक नहीं है, क्योंकि कोई भी जीव अपनी मृत्यु के बारे में जानकर दुखी ही होता है। लेकिन तुम एक ज्ञानी व्यक्ति प्रतीत होते हो, तो जिस तरह तुमने अपने मित्र की मृत्यु को देखकर आसानी से सहन कर लिया है, तो इसे देखकर लगता है कि तुम अपनी मृत्यु के बारे में भी जानकर दुखी नहीं होगे। तो सुनो, तुम्हारी मृत्यु 6 महीने के बाद आज के ही दिन होगी। आश्चर्य की बात तो ये है कि तुम अपने फांसी के फंदे को खुशी से स्वीकार कर लोगे। इतना कहकर महाकाल वहाँ से चलने लगा, क्योंकि महाकाल के पास पंडित के साथ चलने का अब कोई कारण नहीं था।
पंडित भी अपने मित्र का यथाशक्ति कर्मकांड करके अपने गांव चला गया। लेकिन कोई व्यक्ति कितना भी ज्ञानी क्यों न हो, अपने मृत्यु की बात जानकर व्याकुल तो होता ही है और मरने से बचने के लिए कुछ न कुछ तो करता ही है। सो पंडित ने भी किया। क्योंकि पंडित विद्वान था, उसकी ख्याति उसके राज्य के राजा तक भी थी। पंडित ने सोचा, राजा के पास तो कई ज्ञानी मंत्री होते हैं, तो कोई न कोई मेरी मृत्यु का उपाय निकाल ही लेगा। तो पंडित ये सोचते सोचते राजा के दरबार पहुंचता है। राजा को पूरा वृत्तांत सुनाता है। तो राजा ने अपने मंत्रियों को बुलाया और उन्हें ये सारी बात बताई। तो मंत्रियों ने आपस में सलाह विमर्श करके बताया कि राजा जी, यदि मृत्यु 6 महीने के बाद ही होनी है तो ये सही होगा, लेकिन इसके साथ ये भी सच है कि वह दूसरे राज्य में जाएगा तो उसकी मृत्यु वहाँ होगी। तो यदि वह दूसरे राज्य में जाए तो बिल्कुल सही रहेगा। राजा को मंत्रियों की सलाह पसंद आई। तो राजा ने पंडित के रहने की व्यवस्था महल में ही कर दी और राजा की सलाह के बिना पंडित से किसी को भी मिलने नहीं दिया जाता था। लेकिन पंडित को कहीं भी आने जाने दिया जाता था ताकि पंडित को ये ना लगे कि वह राजा की कैद में है। परंतु पंडित डर की वजह से खुद ही कहीं नहीं आता जाता था और फिर धीरे धीरे पंडित की मृत्यु का समय नज़दीक आने लगा। और वह दिन आ ही गया जिस दिन पंडित की मृत्यु होनी थी। और जिस दिन पंडित की मृत्यु होनी थी उस दिन पंडित जल्दी सो गया ताकि जल्दी से वह रात बीत जाए और जल्दी से सुबह हो जाए और मृत्यु भी टल जाए। लेकिन पंडित को रात में नींद में चलने की बीमारी थी। तो उसी रात पंडित को नींद का दौरा पड़ा और वह उठा और अस्त्र वन में चला गया। पंडित राजा का खास मेहमान था, इसलिए किसी पहरेदार ने नहीं रोका और न किसी ने कुछ पूछताछ की। अस्तवन में जाकर वह सबसे तेज चलने वाले घोड़े की पीठ पर बैठकर किसी दूसरे राज्य की सीमा में चला गया। इतना ही नहीं, वह दूसरे राज्य के राजा के महल में जाकर चला गया और महल के पहरेदार ने भी उसे नहीं रोका, क्योंकि उस समय रात्रि का तीसरा पहर था। तो सभी पहरेदार नींद में थे और वह पंडित सीधे ही राजा के शयन कक्ष में पहुंच गया, जहां राजा और रानी सो रहे थे। राजा बहुत क्रोधित हुआ और फिर पंडित को गिरफ्तार कर लिया गया। पंडित को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि वह दूसरे राज्य के राज के महल में और वो भी शयन कक्ष में कैसे पहुंच गया। लेकिन वहां ये सब सुनने वाला कौन था। राजा ने पंडित को दरबार में लाने का हुक्म दिया। पंडित को दरबार में लाया गया। कुछ समय बाद दरबार लगा तो पंडित को राजा ने देखा तो वह पंडित को देखते ही इतना क्रोधित हुआ कि उसने उसे देखते ही फांसी के फंदे पर चढ़ा देने का आदेश दे दिया। फांसी की सज़ा सुनते ही पंडित कांपने लगा। फिर भी उसने हिम्मत करके राजा से कहा, राजा जी, मैं नहीं जानता कि मैं आपके राजमहल में कैसे पहुंच गया और ये भी नहीं जानता कि आपके शयन कक्ष में कैसे आया और आपके राज्य के किसी भी पहरेदार ने मुझे रोका क्यों नहीं। लेकिन मैं इतना ज़रूर जानता हूँ कि आज मेरी मृत्यु होनी थी, सो होने भी जा रही है। राजा को ये बात थोड़ी अटपटी लगी। राजा ने पूछा, तुम्हें कैसे पता चला? तो राजा ने पंडित से पूछा। तो जवाब में पंडित ने पिछले 6 महीने की कहानी बता दी। और मुझ में तो क्या, किसी साहसी व्यक्ति में भी इतना साहस नहीं होगा कि वो राजा के शयन कक्ष में राजा की उपस्थिति में रानी के पास सो जाए। राजा को पंडित की बात में कुछ सच्चाई नजर आई, लेकिन उसे लगा कि शायद वो मृत्यु से बचने के लिए अपनी कहानी की भविष्यवाणी बता रहा हो। तो राजा ने पंडित से कहा कि यदि तुम्हारी बात सत्य है तो आज तुम्हारी मृत्यु का दिन है, जैसा तुम्हारे महाकाल ने तुम्हें बताया था। तुम्हारी मृत्यु का कारण मैं नहीं बनूंगा, लेकिन तुम्हारी बात अगर झूठी निकली तो निश्चित ही आज तुम्हारी मृत्यु होगी। क्योंकि पड़ोसी राज्य का राजा उसका मित्र था, उसने तुरंत सिपाहियों के हाथ दूसरे राज्य के राजा के यहाँ पत्र भेजा और पंडित की बात की सच्चाई का प्रमाण मांगा। फिर शाम तक सिपाही लौटे और उन्होंने कहा, राजा जी, पंडित जो कह रहा है वो पूर्णतः सत्य है।
यह पंडित महाकाल की भविष्यवाणी की वजह से अपनी मृत्यु के डर से राजा के पास उनके ही महल में 6 महीने से रह रहा था। लेकिन यह यहाँ कैसे पहुँच गया, किसी को कुछ नहीं पता। वहाँ के राजा के अनुसार इसको मृत्यु दंड देना उचित नहीं है, लेकिन राजा के सामने एक समस्या आ गई थी। वह पंडित को फांसी की सज़ा सुना चुके थे। इसके अनुसार यदि पंडित को फांसी नहीं दी जाए तो राजा के कथन का अपमान हो जाएगा, और अगर राजा की बात का मान रखा जाए तो पंडित की बिना वजह मृत्यु हो जाएगी। राजा ने अपने सभी मंत्रियों से इस बात की चर्चा की तो मंत्रियों ने सुझाव दिया, राजा जी, पंडित को एक कच्ची सूत से फांसी लगवा दीजिए। इससे आपका कथन भी रह जाएगा और कच्चे सूत के धागे से पंडित को फांसी भी नहीं लगेगी और उसके प्राण बच जाएंगे। राजा को ये सुझाव अच्छा लगा। उसने ऐसे ही आदेश सुना दिया और पंडित के लिए कच्चे सूत के धागे का फांसी का फंदा बनाया गया और नियम के अनुसार पंडित को फांसी के फंदे पर चढ़ाया गया। सभी लोग खुश थे कि ना तो पंडित मरेगा और ना ही राजा का वचन झूठा पड़ेगा। पंडित को भी विश्वास था कि सूत के धागे से तो उसकी मृत्यु हो ही नहीं सकती, इसलिए वह भी खुशी खुशी फांसी के फंदे पर चढ़ने को तैयार हो गया। जैसे कि महाकाल ने उससे कहा था, जैसे ही पंडित को फांसी दी गई, सूत का धागा तो टूट गया, लेकिन सूत के धागे के टूटने से पहले ही पंडित के गले की नस कट चुकी थी। पंडित जमीन पर तड़प रहा था और गले से खून की फुहार निकल रही थी। पंडित का शरीर पूरी तरह से शांत हो गया। सभी लोग आश्चर्यचकित थे पंडित को मरता हुआ देखकर। किसी को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि इस कमज़ोर से धागे से उसकी मृत्यु हो सकती है। लेकिन घटना तो घट चुकी थी। नीति ने अपना काम कर ही दिया था। जो होना होता है वह होकर ही रहता है। चाहे कितनी भी सावधानियां बरतें, हम चाहे कितने भी उपाय कर लें, लेकिन हर घटना और घटना की प्रणाली पहले से ही तय होती है। इसीलिए भगवान ने हमको पहले से ही भविष्य जानने की क्षमता नहीं दी। यही बात पंडित पर भी लागू होती है। यदि पंडित महाकाल से अपनी मृत्यु का समय नहीं पूछता तो 6 महीने ना तो राजा की कैद में रहता और ना ही इतने तनाव में रहता। वह अपने 6 महीने का जीवन बहुत खुशहाल तरीके से जीता।